एक बार फिर आप सबका स्वागत है TNN न्यूज़ स्टूडियो में और मैं आपके साथ हूँ बीना खेमानी। कहा भी गया है कि ये दिल भी क्या चीज़ है, पल में मचल जाता है, देखते ही देखते कई रंग बदल जाता है। दिल के इस अलग अलग रंगों की पहचान करना बहुत ज़रूरी है ताकि जब ये किसी बीमारी की तरफ मुड़े, हार्ट डिज़ीज़ या हार्ट फेल की तरफ मुड़े तो हम जागरूक हो सकें। और आज हम बात करेंगे आपके और हमारे दिल की। आज हमारे साथ हैं वडोदरा शहर के जाने माने दिल के डॉक्टर्स। आज हमारे साथ हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर VC चौहान, इंटरनल मेडिसिन एंड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज महेश्वरी, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोथोरेसिस सर्जन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ TNN न्यूज़ स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर VC चौहान, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि जब अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो उस वक्त क्या करना चाहिए? फर्स्ट एड क्या है हार्ट अटैक के लिए? क्योंकि बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं वो हॉस्पिटल तक भी उनको पहुंचने का समय नहीं मिलता। हार्ट अटैक ये कम नसीबी कि वो अचानक ही आता है और आधे समय पेशेंट और रिलेटिव्स के हार्ट अटैक इसे ख्याल भी नहीं आता है, क्योंकि सभी पेशेंट को टिपिकल प्रेजेंटेशन नहीं होता है। लेकिन जिसको टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है, जैसे सीवियर चेस्ट पेन, पसीना, घबराहट, सांस, तो ऐसी कंडीशन में घबराए बिना पहले 108 या तो कोई भी नज़दीकी हॉस्पिटल से एम्बुलेंस बुला के जितना हो सके इतना जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए। वी कॉल इट एज ए गोल्डन आवर, क्योंकि एक पहले घंटे में जो आपको ट्रीटमेंट मिलती है तो बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। पहले के ज़माने में हार्ट अटैक आता था तो 50% पेशेंट मर जाते थे। नाउ दैट इज रिड्यूस टू 20% बिकॉज ऑफ ICU एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। सो फर्स्ट 1 आवर में आप क्रिटिकल ट्रीटमेंट कर देते हैं तो बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और फर्स्ट घंटे के अंदर हम पेशेंट को कैथ लैब में जाके एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करके बंद हुई नली को खोल देते हैं तो बचने की संभावना बढ़ जाती है और मृत्यु दर 50% से 10% कम हो जाता है। सो पैनिक नहीं होने का है। आपके पास एस्पिरिन है तो एक एस्पिरिन ले लेना चाहिए। सॉर्बिटेट लेने जैसे उससे प्रेशर कम होता है। प्रेशर अच्छा है तो ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। पेशेंट को चल के नहीं जाने का, उनको 108 या तो कोई भी अच्छी एम्बुलेंस की राह देखने का और व्हीलचेयर में जाने का या तो स्ट्रेचर में जाने का, चल के नहीं जाने का, ये बहुत ध्यान रखने का है इफ़ इट इज़ अ हार्ट अटैक। एंड जितना हो सके इतना जल्दी हॉस्पिटल में जाके जहाँ कैथ लैब की सुविधा है, जहाँ थ्रोम्बोलिटिक ट्रीटमेंट की सुविधा, ऐसी जगह पे जाने का। डॉक्टर को घर पे बुलाने में समय नहीं बिताना चाहिए, तुरंत हो सके इतना जल्दी चाहिए। मनी इज टाइम इज द मसल्स, ईच एंड एवरी मिनट इज इम्पोर्टेंट व्हेन द हार्ट अटैक अकर्स। सर, आपने एस्पिरिन का नाम लिया, ये क्या है और ये सबके लिए आप रेकमेंड करेंगे? हार्ट अटैक में फर्स्ट मेडिसिन हम पहले देते हैं वो एस्पिरिन है, जो खून पतला करने की दवाई है और उसके असर आधे घंटे के अंदर चालू हो जाती है। और हार्ट अटैक आता है हृदय की नली में अवरोध और ब्लॉक की वजह से, लेकिन फाइनल अटैक जब भी खून का गट्ठा इकट्ठा हो जाता है, खून का परिभ्रमण बंद हो जाए तभी होता है। सो ब्लड थिनर्स या तो ब्लड क्लॉट डिसॉल्व मेडिसिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो एस्पिरिन इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग, और इट घर पे ले सकते हैं। सो इट इज फर्स्ट मेडिसिन टू बी गिवन। सर, हॉस्पिटल और घर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लंबा होता है। इस बीच जो मरीज़ है और उसके जो रिश्तेदार है वो क्या ट्रीटमेंट दे? जैसे कि फॉर एग्जांपल CPR की हम ज़्यादातर बात करते हैं, तो वो क्या मतलब दे सकते हैं? CPR जब भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है तभी दे सकते हैं। हार्ट अटैक के पेशेंट में जो नॉर्मली ब्रीदिंग करता है, नॉर्मली बातचीत करते हैं, उसमें CPR की जरूरत नहीं होती है। तो CPR इज ओनली व्हेन पेशेंट इज कार्डियक अरेस्ट, हार्ट बंद हो गया तभी करना चाहिए। और आइडियली स्कूल में CPR सिखाना चाहिए। हम दूसरे कंट्री की ज्योग्राफी सिखाते हैं लेकिन CPR नहीं सिखाते हैं। तो CPR सिखाएंगे तो ऐसे हार्ट कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में हम पेशेंट को बचा सकते हैं। लेकिन आउट ऑफ हॉस्पिटल CPR से बचने की संभावना 10-20% से ज़्यादा नहीं है। हमारे कंट्री में इट बी लेस देन 1%। बट पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है, हार्ट बंद होता है तो CPR इज लाइफ सेविंग इन दैट केस। अटैक आता है, CPR नहीं, हार्ट चालू है, तो ऐसी कंडीशन में पैनिक हुए बिना रिलेटिव्स को जितना हो सके जल्दी हॉस्पिटल जाने का फर्स्ट प्राधान्य होना चाहिए। और घर पे आप एस्पिरिन के अलावा दूसरी कोई दवाई नहीं दे सकते हैं। एम्बुलेंस आ जाती है घर पे तो कोई दफ़ा वो लोग ECG लेकर निदान कर सकते हैं, ब्लड कॉस्टर की इंट्रावेनस मेडिसिन भी दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हॉस्पिटल के बाहर नहीं कर सकते हैं कुछ। अच्छा जी। सर, अभी आपने कार्डियक अरेस्ट की बात की तो लोग काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है? सर बताइए। हार्ट बहुत अलग चीज़ है। यस, हार्ट अटैक इज हृदय की नली में जब भी ब्लॉक आता है तो हार्ट के मसल्स मर जाते हैं ग्रेजुअली, उसको हार्ट अटैक बोलते हैं।
हार्ट अटैक में सब लोग मरते नहीं, हार्ट अटैक में 20-50% कैन डाई, लेकिन त्वरित ट्रीटमेंट मिलती है तो मेजॉरिटी लोग बच जाते हैं, 90% बच जाते हैं। हार्ट अटैक बहुत बड़ा होता है, हार्ट बंद हो जाता है, हार्ट का पंपिंग जब भी बंद होता है उसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट के आधे केस में, अदर 70-80% केस में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या तो हार्ट अटैक वजह होती है, लेकिन उसके अलावा भी दूसरी वजह होती है जिसमें हार्ट बंद हो सकता है, जिसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। सपोज पेशेंट को सीवियर इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग हुआ तो अल्टीमेटली डेथ इज व्हेन हार्ट स्टॉप्स, सो वी कॉल इट एज कार्डियक अरेस्ट, दैट इज विदाउट हार्ट अटैक। सो दोनों चीज अलग अलग होती है। सर एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, हार्ट अटैक आता क्यों है? क्या ये लाइफस्टाइल डिजीज बन गया है? ये इट इज़ बेसिकली लाइफस्टाइल डिसीज। उसकी बहुत सी वजह है जिसको हम रिस्क फैक्टर बोलते हैं, जैसे जिनको डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, तंबाकू या सिगरेट का सेवन की आदत होती है, एकदम ओबेसिटी है तो स्थूलता होती है, ऐसे लोग में हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं होता तो भी हार्ट अटैक आ सकता है, ऐसा नहीं कि होता है तभी आता है, बट जितने रिस्क फैक्टर ज़्यादा उतना हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा। तो जब भी हृदय की नली में कोलेस्ट्रॉल और लिपिड और अदर चीज़ जम जाती है तो हृदय की नली धीरे धीरे नैरो होती जाती है, उसकी वजह से पेशेंट को एंजाइना हो सकता है। जब भी ये नैरोइंग एकदम क्रिटिकल हो जाता है या तो उसके ऊपर ब्लड क्लॉट जम जाता है और परिभ्रमण 100% बंद हो जाता है, तो हृदय के मसल को जो नुकसान होता है उसको हमारी लैंग्वेज में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या तो हार्ट अटैक बोलते हैं। तो हार्ट अटैक ये रिस्क फैक्टर की वजह से, हृदय की नली में संक्रमण से और खून जम जाने की वजह से होता है। दोनों में डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर वीसी चौहान ने बताया कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में दोनों में बहुत डिफरेंस है। कभी कभी क्या होता है कि हम पहचानने में भूल करते हैं और इससे बहुत बड़ी घटना हो जाती है। अभी एक सवाल आपसे है कि सीने में दर्द, क्या ये हार्ट अटैक है, क्या ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है? क्योंकि इन दोनों में भी हम डिफरेंस हमको नहीं पता चलता। तो आप बताइए कि कैसे हम पहचाने कि ये सीने का दर्द हार्ट अटैक है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है? देखिए, इसमें क्या है, सारे सिम्टम्स काफ़ी डिजीज़ के जो है आपस में एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं, तो इसलिए सीने का दर्द हार्ट अटैक भी हो सकता है और सीने का दर्द जो है गैस्ट्रिक या एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है, और इसी तरह एसिडिटी के सिम्टम हार्ट अटैक हो सकते हैं। हार्ट अटैक में सिर्फ एसिडिटी के सिम्टम हो ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या है, देखिए हार्ट डिजीज़ में क्या है, हार्ट अटैक से पेशेंट मर सकता है लेकिन एसिडिटी से नहीं मर सकता। तो हमारा सबसे पहला काम ये है कि हमें हार्ट को चेक कराना बहुत ज़रूरी है कि हार्ट अटैक तो नहीं है वो, क्योंकि अगर वो हार्ट अटैक हुआ तो पेशेंट के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन अगर एसिडिटी है तो वो दवाइयों से काम हो जाएगा उसका। तो इसके लिए कोई भी इस तरह के सिम्टम हो, चेस्ट पेन, तो एक बार कार्डियोलॉजिस्ट को या फिजिशियन को दिखाना बहुत ज़रूरी है टू रूल आउट एनी कार्डियक प्रॉब्लम। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, हम अक्सर बात करते हैं। हार्ट अटैक होने पर शरीर में ऐसे कौन से लक्षण दिखते हैं जिनसे हमको पहचान हो कि भाई ये हार्ट अटैक की संभावना आगे हो सकती है? देखिए, हार्ट अटैक के एक्चुअली सिम्टम्स काफ़ी वेरिएबल हैं। जो सबसे सिंपल सिम्टम है वो है चेस्ट पेन हो रहा है। लोग बोलते हैं लेकिन चेस्ट पेन मेरे को तो राइट साइड में हो रहा है, हार्ट लेफ्ट साइड में। ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक के सिम्टम में चेस्ट पेन सिर्फ लेफ्ट साइड में होगा। चेस्ट पेन कहीं भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, आर्म में पेन हो सकता है, हाथ में पेन हो सकता है, बैक में पेन हो सकता है, इवन जॉ में भी पेन हो सकता है। सो दे आर वेरी वेरिड सिम्टम्स। तो लेकिन अगर कोई भी इस तरह का पेन सीवियर है और आधे घंटे या 20 मिनट से ज़्यादा चलता है, देन वी हैव टू रूल आउट हार्ट डिजीज़। जी सर, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हेरिडिटरी हैं, जो पास ऑन होती है जनरेशन टू जनरेशन। तो क्या ये हार्ट डिजीज़ हेरिडिटरी है, स्पेशली अगर हम हार्ट अटैक की बात करें तो? हार्ट डिजीज़ में फैमिली हिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है, किसी के पेरेंट्स को, मदर फादर को, ब्रदर को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो ही हैज़ टू टेक मोर प्रिकॉशन इन द सेंस कि वो उसको अपने टेस्ट कराने चाहिए अर्ली एज से कि उसको कोई हार्ट के ब्लॉक्स तो नहीं है, उसके जो नॉन इन्वेजिव टेस्ट हैं वो कराने चाहिए। क्योंकि बहुत सी फैमिलीज़ में हार्ट डिजीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उनके फैमिली में कोई भी जना 60 के ऊपर क्रॉस नहीं कर पाता या 50 के ऊपर क्रॉस नहीं कर पाता और उनकी फैमिली सबको हार्ट अटैक आ जाता है। जी जी। डॉक्टर वीसी चौहान, आपसे सवाल कि इतनी कम उम्र में आजकल हार्ट अटैक की बहुत सारे 20-30 साल की उम्र के, इतनी कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक हो रहा है, सडनली वो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, डेथ हो जाती है। क्या कारण है इसका? जब भी हार्ट अटैक 50 साल से ऊपर की उम्र में होते हैं तो उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस, नैरोइंग ऑफ द हार्ट वेसल, और उसके ऊपर सुपर इम्पोज क्लॉट ऐसा होता है।
यंग एज में जब भी होता है तो पैथोलॉजी थोड़ी अलग प्रकार की होती है, उसमें हृदय की नलियाँ बिगड़ती नहीं होती है, लेकिन सडनली क्लॉट हो जाता है। सो ब्लड क्लॉट इज मोर इम्पोर्टेंट कॉज यंग एज में। और हमने पहले बताया हार्ट अटैक की जो रिस्क फैक्टर है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, ऑल दिस आर इम्पोर्टेंट। अभी अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन की तरह बिकॉज आनुवंशिक रीजंस, और ये सब रिस्क फैक्टर 10-20 साल जल्दी होते हैं। और हमने जो यंग पेशेंट देखे हार्ट अटैक, उसमें मेजोरिटी में कोई ना कोई रिस्क फैक्टर होता है, राइट फ्रॉम फैमिली हिस्ट्री टू सीवियर स्ट्रेस। द कॉम्पिटिटिवनेस इज सो मच और स्ट्रेस लेवल इज सो मच दैट इट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक। सो यंग एज में यूजुअली रिस्क फैक्टर सेम है, दैट इज फॉर एल्डरली पीपल, बट दे आर मोर एग्रेसिव, दे कम मच अर्लियर। लाइक इंडिया इज डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, so we get so many young people with diabetes at age of 20-30 or so many young people are tobacco chewing and smoking as a very big risk factors. They are so much competitive in their lifestyle, whatever business or profession they are in, उनका stress level बहुत ज़्यादा है। तो ये सब इकट्ठा होके ये सब चीज़ 30-40 साल की उम्र में होती है। If it is less than 20 years, it could, तो it's because of different reasons. It could be genetic reasons, या तो जन्मजात हृदय की नली में कुछ खामी है, या तो कोई बहुत हाई होमोसिस्टीन लेवल होता है, या तो सम जेनेटिक फैक्टर्स। बट 30-40 में जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ फॉल्टी लाइफस्टाइल। सर क्या लाइफ मतलब कैसे बचा जा सकता है? इतनी कम उम्र में है हार्ट अटैक हो रहा है, तो बोलते हैं कि आपकी एज कम है तो आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, उसके बावजूद भी हार्ट फेल हो जाता है। नहीं, हार्ट अटैक में इम्यूनिटी से कोई मतलब नहीं है। इम्यूनिटी वर्क्स फॉर इन्फेक्टिव डिसीजेस, हार्ट फेल इज नॉट इन्फेक्शियस डिसीज। सो इम्यूनिटी का कोई लेवल नहीं, उसमें ये जो रिस्क फैक्टर हमने बताया उसका ही रिस्क फैक्टर, उसका ही रोल है। सो अभी क्या प्रॉब्लम क्या है कि बहुत से लोग को मालूम होता है क्यों हार्ट अटैक आता है, फिर भी वो लोग तम्बाकू खाते हैं, फिर भी स्मोकिंग करते हैं। हमने डॉक्टर भी देखे जो स्मोकिंग करते हैं। एक तो हमारे इंडिया का बड़ा टॉप कार्डियोलॉजिस्ट था, वो भी चेन स्मोकर था, 2 एंजियोप्लास्टी के बीच में स्मोकिंग करता था। सो सरप्राइजिंग थिंग इज मेनी पीपल दे नो कि ये रिस्क फैक्टर है, लेकिन वो पहले से आदत हो गई होती तो छोड़ नहीं सकते। सो आइडियली स्कूल में यही पढ़ाना चाहिए कि ये आदत से दूर रहो, और माँ बाप वो जो स्मोकिंग करते तो उसका लड़का उनको देख के स्मोकिंग करेगा ही, तो उनको अच्छा आचरण करके अच्छा एग्जाम्पल देना होता है। सो पहले से ही हम अच्छी लाइफस्टाइल को ग्रहण करेंगे तो ये सब अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन 10-20% यंग पीपल में हार्ट अटैक आता है जिसमें कोई भी नॉन रिस्क फैक्टर नहीं होता है, तो हम भी नहीं बोल सकते क्यों अटैक आया। इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल डिसीज। ऐसे प्रोलिटिशियन के बाद सबसे अनप्रेडिक्टेबल थिंग होती है तो वो हार्ट डिसीज होता है, उससे अनप्रेडिक्टेबल दूसरी कोई चीज नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये तो सब डॉक्टर सजेस्ट करते ही हैं। बट इफ यू आर अनलकी, कितना भी प्रिकॉशन लगे, 5-10% पीपल इन यंग एज कैन गेट हार्ट अटैक, उसके लिए कोई आ रहा नहीं है, ऐसा है। बट हमको अपने आप से गलती नहीं करने का है। ऐसा कहा जाता है कि सर्दी विंटर्स में बोलते हैं कि हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा सही है? या वो थोड़ा सही है, क्योंकि विंटर में योर मेटाबॉलिज्म इंक्रीजेज एक्चुअली, and a cold thing can constrict the arteries, so it can probably increase the resistance to blood flow. It also increases the blood pressure. So, and also respiratory disease or other infectious disease increases in cold season, which acts as a precipitating factor. मींस उसकी वजह से अटैक आता है इतना नहीं, बट उसकी वजह से अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। So if you take heavy meal and climb in a cold weather, chance of heart attack increases because this is a triple type of stress. जी। जिसकी सर्जरी हो चुकी है, बाईपास हो चुका है, तो उसको क्या ध्यान वो अभी महेश्वरी साहब जवाब देंगे, क्योंकि ही इज अ कार्डियक सर्जन, सो ये इस क्वेश्चन उनको पूछना चाहिए। आपसे सवाल मेरा ये है कि महिलाओं में, विमेंस में हार्ट अटैक के केसेस अब देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, ओवरऑल जो प्रॉब्लम है वो सब में लाइफस्टाइल की है, चाहे वो आदमी हो या लेडीज़ हो, क्योंकि आज नॉर्मली क्या होता है, लेडीज़ में हार्मोन्स आर प्रोटेक्टिव, एंड नॉर्मली जो प्री मीनोपॉजल लेडीज़ में हार्ट अटैक के चांसेस या कार्डियक डिजीज़ के चांसेस पहले बहुत कम होते थे, बट ग्रेजुअली वी आर सीइंग कि 45 की एज में भी, 50 की एज में भी लेडीज़ को हार्ट में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। सो मोर ऑफ इट इज़ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस दैट वी लिव इन, बिकॉज ऑफ द फूड, जिस तरह का हम लोग खाना खाते हैं, फास्ट फूड और ये सब, दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ रीजंस व्हाई द चांस इज़ इंक्रीजिंग। अच्छा, बाईपास सर्जरी होने के बाद में काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि कुछ साल के बाद हमें ये दोबारा सर्जरी करवानी पड़ेगी, कुछ ऐसा होता है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि बाईपास सर्जरी का अगर आप देखें तो 10 साल में 60-70% पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये वर्ल्ड वाइड डाटा है, इंटरनेशनल। तो उसमें क्या है, 20-30% पेशेंट में ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स दोबारा से ब्लॉक आ सकते हैं, और उनको ब्लॉक आते हैं जो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करते, क्योंकि ब्लॉक्स अपनी जगह बनने वाले हैं, नए ब्लॉक्स अपनी जगह बनने वाले हैं। हमने बाईपास करके पुराने ब्लॉक्स को
बाईपास बेसिकली कर दिया है। तो अगर वो अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अगर वो अपना डाइट प्रॉपर नहीं रखेंगे, अगर वो अपना रेगुलर वॉकिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो नए ब्लॉक्स बनेंगे। सो उनको फिर बाईपास की दोबारा ज़रूरत पड़ सकती है या इवन एंजियोप्लास्टी की दोबारा ज़रूरत पड़ सकती है। बाईपास और एंजियोप्लास्टी ये दोनों एक ही टर्म है या फिर क्या? एंजियोप्लास्टी जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, डॉक्टर चौहान करते हैं। उसमें सर्जरी नहीं करनी पड़ती, इन द सेंस पूरा मेजर ऑपरेशन करके नहीं किया जाता। वो ग्रॉइन से या हाथ से करते हैं और उसमें जो ब्लॉक है उसको एक्सपेंड करके वहाँ पे स्टेंट लगा देते हैं, तो उससे वो ब्लड सप्लाई उसकी शुरू हो जाती है। और सर्जरी में हम उसको सर्जरी करके ओपन करते हैं, हार्ट तक पहुंचते हैं और जो ब्लॉक्स होते हैं उसके आगे नई नसें जोड़ देते हैं, जिससे कि आगे जहां ब्लड सप्लाई कम जा रही है वहां पे एक्स्ट्रा ब्लड, नॉर्मल ब्लड सप्लाई हो जाती है। तो उसमें हार्ट के पेन, जो एंजाइना और इसके चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। जी सर, ये बाईपास और जैसे एंजियोप्लास्टी की बात है तो ऐसे क्या कंडीशन हो जाती है कि आपको दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है? जब भी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है उस वक्त एक नली कंप्लीटली बंद हो जाए जिसकी वजह से अटैक आता है, तो उसी कंडीशन में एंजियोप्लास्टी इज अ बेस्ट ऑप्शन और जितना हो सके इतना जल्दी करना चाहिए। और बहुत से केस ऐसे होते हैं जिसमें 2 या 3 ब्लॉक होते हैं, तो यूजुअली ऐसी कंडीशन में हम एंजियोप्लास्टी करते हैं। स्पेशली शॉर्ट ब्लॉक होते हैं, डिस्क्रीट ब्लॉक होते हैं। लेकिन जब भी लंबे ब्लॉक होते हैं, मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं, कैल्सिफाइड ब्लॉक होते हैं, वेसल टेढ़ी मेढ़ी होती है, पेशेंट को डायबिटीज़ होता है, तो ऐसी कंडीशन में सर्जरी इज़ बेटर। कोई दफ़ा पेशेंट को साथ में वाल का भी प्रॉब्लम होता है, जैसे एक वाल नैरो है या तो सीवियर लीक है, तो ऐसी कंडीशन में वाल के लिए सर्जरी ही करनी चाहिए। तो उस वक्त 1 या 2 नली के लिए भी हम साथ में सर्जरी कर देते हैं। सो मेजोरिटी केस में इट इज़ वेरी क्लियर कि सर्जरी अच्छी है या तो एंजियोप्लास्टी हो चाहिए। 10 to 20% ऐसे केस होते हैं जिसमें हम एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं, सर्जरी भी कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट की उम्र क्या है, पेशेंट का बजट क्या है, पेशेंट की चॉइस क्या है, उसके आधार से हम सिलेक्ट करते हैं दोनों में से क्या करना है। और जब भी कंफ्यूजन होता है हम साथ इकट्ठा होकर डिसीजन लेते हैं कि इसमें सर्जरी करनी चाहिए या तो एंजियोप्लास्टी करनी चाहिए। टोटली ब्लॉकेजेस के ऊपर डिपेंड करता है, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉकेज, कैरेक्टर ऑफ ब्लॉकेज, एसोसिएटेड कैल्शियम, डायबिटीज है कि नहीं है, पेशेंट की उम्र कितनी है, पॉकेट कितना है, बहुत से फैक्टर्स है। So सब इट्स नॉट 2 + 2 = 4। मेडिसिन में 2 + 2 is never 4, it could be variable। जी सर, बच्चों में हार्ट डिजीज स्पेशली हम जब बात करें तो कंजेनिटल जो डिजीज़ है वो काफ़ी प्रोपोर्शन में है, जिसको हम दिल का छेद भी बोलते हैं। हाँ जी। तो उसके बारे में आप बताइए कुछ। देखिए, इसमें 2 तरीके के मेन होते हैं और सबसे जो कॉमन है उसको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। उसमें हार्ट के जो 2 चेंबर होते हैं, एट्रियम लेफ्ट और राइट, उसके बीच में होल रह जाता है जो पैदाइशी नॉर्मली बंद हो जाना चाहिए आफ्टर बर्थ, वो बंद नहीं होता। तो अगर वो बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, तो वो किसी भी एज पे प्रेजेंट कर सकता है। वो 10 साल की एज में भी प्रेजेंट कर सकता है। और अभी आज ही मैंने एक पेशेंट देखा, ही इज़ 55 ईयर ओल्ड, अब पहली बार उसका पता लगा। तो उस होल को जब भी वो होता है तो उसको बंद कर देना चाहिए। अब उसके 2 ऑप्शंस होते हैं, एक तो हम सर्जरी से बंद कर सकते हैं विच इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड, और अभी अब कई सालों से नई टेक्निक है, हम परक्यूटेनस भी उसको बंद कर सकते हैं। उसके लिए उसके स्पेसिफिक क्राइटेरियाज हैं जिसके हिसाब से हम उसको बिना ऑपरेशन के भी बंद किया जा सकता है। तो और दूसरा तो सर्जरी तो है ही अवेलेबल, सो दोनों में से किसी भी तरीके से उसको कर सकते हैं जो उसके लिए सूटेबल होता है। दूसरा होता है VSD बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। उसमें हार्ट के जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल होते हैं उसके बीच में एक होल होता है, तो उसका ऑपरेशन से ही नॉर्मली उसका क्लोजर करना होता है। और नॉर्मली अगर वो बड़ा है तो उसको 2 साल की उम्र से कम में ही कर देना होता है, नहीं तो फिर बाद में हार्ट में चेंजेस आ जाते हैं और वो लाइफ टाइम के लिए फिर प्रॉब्लम कर सकते हैं उसका। सर, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए आफ्टर सर्जरी, जहाँ तक हम बच्चों की बात करते हैं? तो बच्चों में तो कोई ऐसा मेजर प्रिकॉशन नहीं होता, क्योंकि एक बार उनके हार्ट के होल बंद कर दिए तो दे बिकम लाइक नॉर्मल पर्सन, अगर टाइमली बंद कर दिए तो उसके आगे उनकी लाइफ स्पैन और लाइफ स्टाइल इट कैन बी लाइक नॉर्मल। कोई उसमें कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन एक्सेप्ट फॉर शुरू के 2-3 महीने के बाद कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं होती है। जी, सर्जरी जब हो जाती है तो काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरीके से हमको अपनी लाइफस्टाइल अब आगे की मेंटेन करके चलनी है। तो आप बताइए कि क्या प्रिकॉशंस हमको लेना चाहिए? सबसे पहले तो मुझे ये कहना चाहिए कि जिसको हार्ट का डिसीज़ होता है वो सभी के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइट चेंजेस एक ही है। हमारे लोग को गलतफहमी है कि सर्जरी के बाद ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्रारी अलग है कि हम सर्जरी करते हैं तो मैं पेशेंट को अभी आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, सर्जरी नहीं किया है तो आपको ज़्यादा सीरियस लाइफस्टाइल फॉलो करनी पड़ती है। तो जो हमने पहले डाइट में बोला, एज फॉर एग्जाम्पल कि ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए, सूर्यास्त के पहले खा लेना चाहिए, पेट भर के नहीं खाना चाहिए, तली हुई चीज़, फ्राइड चीज़,
शुगर शक्कर हो सके इतना कम चाहिए, सॉल्ट जितना हो सके इतना कम चाहिए। तो ये सब ध्यान आपको ऑपरेशन करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं या तो सिर्फ मेडिसिन से करते हैं, सभी में एक सा ही रखने का होता है। ऑन द कॉन्ट्रारी सर्जरी करने के बाद यू कैन बी लिटिल रिलैक्स, योर एक्टिविटी लेवल इंक्रीजेस। हमारे बहुत पेशेंट बोलते हैं कि हमको सर्जरी नहीं करने का, क्योंकि सर्जरी के बाद ये नहीं होगा, नहीं होगा। हम बोलते हैं ऐसा नहीं है, सर्जरी नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, सर्जरी करेंगे तो सब करते हैं। सर्जरी पेशेंट को ज्यादा फिट करती है और ज्यादा नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरह ले जाती है। तो सर्जरी मेक्स थिंग्स पॉजिटिवली। ह्यूमन बिहेवियर है कि भाई पहले हम ख्याल नहीं रखेंगे, हाँ, पर बीमारी होने के बाद में हम बहुत अच्छा सा ख्याल रखेंगे। ये सबसे बड़ी जो है ना, वो बीमारी को इनवाइट करने की सबसे बड़ी चीज है। दिस इज आवर इंडियन मेंटालिटी, वी नेवर बिलीव इन प्रिवेंशन। दैट इज व्हाई मेजॉरिटी पीपल डोंट टेक इंश्योरेंसेस, दे डोंट गेट रेगुलर चेकअप ऑफ कार और स्कूटर्स। बट नाउ पीपल हैव अंडरस्टूड दैट यू शुड गेट कार एंड स्कूटर चेकअप रेगुलरली, बट बिकॉज दे हैव पेड फीस फॉर दैट, दे डू इट रेगुलरली। हमको हमारा जन्म फ्री में मिला है, सो मेनी टाइम वी डोंट बॉदर फॉर रेगुलर चेकअप, रेगुलर precautions and cares. So that is a problem that we are facing. It's our mentality. So we need to change this mentality. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। दूसरा सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोग सब डरते हैं कि हार्ट सर्जरी बहुत डेंजरस है और बहुत वो ऐसा सोच के चलते हैं कि वापस लौटेंगे कि नहीं ऑपरेशन थिएटर से। तो वो मैं आपके चैनल पे ये चीज़ क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि 99.5% सक्सेस रेट होता है इन नॉर्मल बाईपास सर्जरी। तो इसलिए कोई उसमें रिस्क नहीं है आज की डेट में। इट इज़ एज रिस्की एज गोइंग टू flying a plane on a plane or something like that. तो it is very safe आज की डेट में with the new all the new techniques. नहीं, काफ़ी लोगों को होता है कि भाई सर्जरी के अगर फेल हो गई तो क्या हो गया, पर लोग ये नहीं सोचते कि आजकल की टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं, तो आपका रिस्क फैक्टर, आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। नहीं, इसी दोज पेशेंट जिसको ट्रिपल वेसल डिसीज है, लेफ्ट साइड की मेन नली में ब्लॉक है, हार्ट का पंपिंग वीक, ऐसी कंडीशन में आप सर्जरी नहीं करेंगे तो मरने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, जो सर्जरी करके हम बहुत कम कर देते हैं। 50% मरने की जो शक्यता है वो सर्जरी के बाद 5% से कम हो जाती है। सो सर्जरी के बाद ज़्यादा जिंदा रहते हैं, ज़्यादा लंबा जीते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सुधरती है। सो पेशेंट की ये गलतफहमी हमको दूर करनी चाहिए कि सर्जरी इज टू सेव द लाइफ, टू प्रोलॉन्ग द लाइफ एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो तीन फायदे होते हैं। एंड इट इज सेफ आल्सो, एंड इट इज वेरी सेफ। Now bypass surgery is one of the most common surgery and one of the safest surgery. You can say appendix से ज़्यादा रिस्क नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को आप? मैसेज तो बस यही है कि अपना ख्याल रखें, रेगुलर 40 की उम्र के बाद अपने रेगुलर हार्ट के टेस्ट कराते रहें एवरी 3 to 5 years। तो आपको कोई भी हार्ट की अगर प्रॉब्लम होगी तो जल्दी डिटेक्ट हो जाएगी। और जल्दी डिटेक्ट होने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हार्ट को हम बिना डैमेज होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, चाहे वो एंजियोप्लास्टी से करें चाहे सर्जरी से करें। तो हार्ट अगर डैमेज नहीं होगा तो आपकी लाइफ लॉन्ग टर्म तक अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर हार्ट डैमेज हो जाता है तो हम उसको फिर किसी भी तरीके से वापस नॉर्मल नहीं कर सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि प्रिवेंशन और जल्दी रेगुलर टेस्ट करा के चेक करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर वीसी चौहान एंड डॉक्टर पंकज महेश्वरी। उम्मीद है कि हमारे दर्शक आप दोनों के सजेशंस को अच्छे से फॉलो करेंगे और ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे सजेशन को फॉलो करेंगे, हमारे पास आना नहीं पड़ेगा। दैट इज वेरी मच एडवाइजेबल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हम अक्सर दूसरों के दिलों का ख्याल रखने के चक्कर में हम अपने खुद के दिल का ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले अपने खुद के दिल का ध्यान रखिए, जागरूक रहिए, आखिरकार ये दिल दा मामला है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।